समीना भी ठीक है, शारिक ने जवाब दिया। शारिक काफी देर तक उससे बातें करता रहा। जब वो जाने लगा तो रजिया ने उसे रोक लिया। आज यहीं रह जाओ ना भैया, कई दिन बाद आयो, तुमसे बहुत सी बातें करनी है। ठीक है, तुम्हारी फरमाइश तो रद्द नहीं कर सकता, शारिक ने मुस्कुराते हुए कहा, और उसने फोन पर समीना को भी इतला दे दी कि वो आज रात यहीं रहेगा। वो रात 2:30-3 बजे तक बातें करते रहे। रदिया भी उसे मजबूर कर रही थी कि सारे काम धंधे छोड़कर वो लोग किसी दूसरे मुल्क चले जाएं, जहां गुमनाम रहकर सुकून की जिंदगी गुजार सके। शारिद ने भी उससे यही वादा किया कि हाजी वाले मामले से निमटने के बाद वो सब कुछ छोड़ देगा। रदिया ठीक ही तो कह रही है शारिक बाबू, नौलखे ने मुदाखलत करते हुए कहा। खुद सोचो यार, ये भी कोई जिंदगी है, चुप चुप कर जी रहे हैं, छोड़ो सब कुछ, इन सब को लेकर निकल चलो यहाँ से। तुम भी इनके साथ हो, शारिक मुस्कुराया। कौन नहीं चाहता कि वो आराम की जिंदगी गुजारे, नौलखा बोला। बहुत हो चुका, बस छोड़ दो अब ये सब कुछ। ठीक है, शारिक बोला, चंद रोज, मुझे सिर्फ चंद रोज दे दो तुम लोग, मैं हर बात मान लूंगा। नौलखा कुछ कह नहीं चाहता था कि लाउंज में फोन की घंटी की आवाज सुनाई दी। वो तीनों चौंक गए, इसमें कौन हो सकता है? रदिया अपनी जगह से उठते हुए बोली, तुम बैठो, मैं देखता हूँ। शारिक उठकर लाउंज में आ गया और फोन का रिसीवर उठा लिया। हेलो शारिक, मैं समीना बोल रही हूँ। रिसीवर पर समीना की आवाज सुनाई दी। तुम फौरन यहाँ आओ, खैरियत है? शारिक उस वक्त समीना की आवाज सुनकर ही चौंक गया था। ठीक है, इमरजेंसी हो गई है, समीना ने कहा। पुलिस तो नहीं, समीना ने उसकी बात काट दी। एक और मसला है, फोन पर तफसील से बात नहीं हो सकती। ठीक है, मैं आ रहा हूँ, शारिक ने कहते हुए फोन बंद कर दिया। वो रिसीवर रखकर मुड़ा तो रविया को देखकर रुक गया। वो करीबी खड़ी थी और गालबन उसने सारी बातें सुन ली थी। क्या बात है, कहाँ जा रहे हैं? उसने पूछा। दूसरी कोठी, समीना का फोन था, मैं वहां जाकर तुम्हें फोन करूंगा। मेरा ख्याल है कोई परेशानी की बात नहीं, शारिक ने कहा। उसने कमरे के दरवाजे पर खड़े होकर नौलखे को बता दिया तो वो जा रहा है और फिर दरवाजे से बाहर निकल गया। रात को शारिक विशापनी के जाने के बाद समीना, जफरी और पप्पू देर तक बरामदे में बैठे बातें करते रहे। 1 बजे के करीब जफरी उठकर सोने के लिए कमरे में चला गया। पप्पू बैठा समीना से बातें करता रहा। वो अपनी किसी महबूबा का किस्सा सुना रहा था और समीना बड़ी दिलचस्पी से बातें सुन रही थी। 2:30 बजे के करीब समीना उठ गई। पप्पू ने भी कुर्सी छोड़ दी। वो दोनों अंदर आ गए थे। खुंदा पप्पू ने लगाया था, वो तो लाउंज में ही रुक गया और समीना अपने कमरे में आ गई। कमरे का दरवाजा बेल दिया और बाथरूम में घुस गई। 4 मिनट बाद वो लिबास तब्दील करके बाथरूम से बाहर आ गई। उसने जीन्स और शर्ट उतार कर शब ख्वाबी का लिबास पहन लिया था। ये लिबास उसने 2-3 दिन पहले ही बाजार से खरीदा था, जो लंबाई में पिंडलियों से ऊपर और घुटनों से जरा नीचे थी। जाली से मिलता जुलता ये कपड़ा खासा बारीक था, जिससे उसका जिस्म झलक रहा था। उसने तकिया उठा रखा था। शारिक का पिस्तौल तकिए के नीचे रखा हुआ था। उसने तकिया दुरुस्त किया और बिस्तर पर लेटकर पलंग पर पड़ा हुआ रसाला उठा लिया। वो मुताले की शौकीन थी और अक्सर रसाला वगैरह बाजार से ले आती थी। जब भी मौका मिलता कुछ न कुछ पढ़ लेती थी। वो पलंग की पुष्ट टेक लगाकर नींद दरासी हो गई और रसाला पढ़ने लगी। समीना का ख्याल था कि 2-3 सवात पढ़ने के बाद वो सो जाएगी। अभी उसने एक ही सफा पढ़ा था कि कमरे का दरवाजा खुला और पप्पू अंदर दाखिल हुआ। पप्पू की इस तरह अचानक अंदर चले आने से समीना किसी कदर गड़बड़ा सी गई। वो सीधी होकर बैठ गई और अपने कपड़े का किनारा नीचे की तरफ खींचने लगी। समीना बीबी, वो पप्पू शायद कुछ कहने के लिए आया था, लेकिन समीना को इस हालत में देखकर उसकी आवाज हल्क में अटक कर रह गई। क्या बात है? समीना के लहजे में नागवारी थी। अंदर आने से पहले दरवाजे पर दस्तक नहीं दे सकते थे? गलती दरअसल उसी की थी। दरवाजा उसने बेड़ दिया था और उसे बोल्ड करना भूल गई थी। मेरा दिल चाय पीने को चाह रहा था, मैंने सोचा आपसे भी पूछ लूं, पप्पू ने जवाब दिया। उसका तनफ्फुस बेरब्त हो रहा था। नहीं, मुझे चाय नहीं पीनी, तुम बाहर जाओ, मैं दरवाजा बंद करूंगी। समीना ने रसाला रख दिया और पलंग से उतरने लगी। पप्पू अपनी जगह पर खड़ा रहा था। उसकी नजरों में अजीब सी चमक उभर आई थी और वो समीना का जायजा ले रहा था। जाओ निकलो, मैं दरवाजा बंद करूंगी, समीना बोली। उसके लहजे की नागवारी बढ़ दी थी। समीना बीबी, पप्पू उस पर नजरें जमाते हुए बोला। जान तो हम भी लड़ाते हैं, गोलियों की बारिश में दुश्मनों का मुकाबला तो हम भी करते हैं। तो क्या शारिक लाड साहब का बच्चा है कि तुम पर सिर्फ उसी का हक है? हमें भी तो कुछ मिलना चाहिए ना। सारा सोना तो शारिक ने कहीं और पहुंचा दिया है, लेकिन तुम तो यहाँ हो और सोने से ज्यादा कीमती हो। क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हें ऐसी बात सोचते हुए भी शर्म आनी चाहिए। समीना जुमला मुकम्मल नहीं कर सकी। पप्पू ने अचानक उस पर छलांग लगा दी थी। वो उसे अपने साथ लेता हुआ पलंग पर गिर गया और दस्त दराजी करने लगा। समीना की अलग से वुराट से निकल रही थी। वो अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन पप्पू पर जुनून सा ताई हो रहा था। समीना ने उसके हाथ पर दांत डाल दिए। पप्पू बिलबिला उठा। समीना ने अपनी पूरी कुव्वत इस्तेमाल करते हुए उसे धक्का देकर पलंग से नीचे गिरा दिया। पप्पू गाड़ियां बकते हुए बड़ी तेजी से उठकर खड़ा हो गया। मैंने बहुत सब्र किया है, वो समीना की तरफ देखते हुए फुंकारा। आज मौका मिला है तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। उसने समीना की तरफ छलांग लगा दी। समीना बड़ी फुर्ती से एक तरफ हट गई। पप्पू पलंग पर गिरा। ये क्या हो रहा है? दरवाजे की तरफ से जफरी की आवाज सुनकर वो दोनों चौंक गए। जफरी उस्ताद, पप्पू उसकी तरफ देखते हुए बोला, देखो यार,
शारिक अकेला ही ऐश करता रहता है, इस पर हमारा भी तो हक है ना। शारिक धोखे से यहाँ से सारा सोना ले गया है, उसे हम पर यकीन नहीं है, लेकिन आज की रात ये तो यहाँ अकेली है। जरा देखो तो कैसी क़यामत है। हम कब तक तरसते रहेंगे यार, आज मौका मिला है, फायदा उठा लो। पप्पू भी बातों से जफरी भी लड़खड़ा गया, उसकी नीयत में भी फतूर आ गया था। वो भी भूखी नजरों से समीना की तरफ देखने लगा। जान दो तुम पर पप्पू, वो बोला, ये लौंडिया तुम्हारे काबू में नहीं आ रही, चलो आगे बढ़ो, पटक दो इसे बिस्तर पर। नमक हराम, समीना उर्राई, मैं तुम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। पप्पू ने समीना की तरफ छलांग लगाई। समीना जुगाई देकर पलंग पर गिर गई। वो दूसरी तरफ उतरना चाहती थी, लेकिन पप्पू उसकी टांग से लिपट गया और उसे पीछे की तरफ खींचने लगा। समीना ने दोनों हाथों से पलंग की पुष्ट को पकड़ लिया और टांगों को जोर जोर से झटकने लगी, लेकिन उसका एक हाथ पलंग की पुष्ट से हट गया और तकिए की पुष्ट पर पड़ा। और फिर एकदम उसे याद आ गया कि तकिए के नीचे शारिक का पिस्तौल पड़ा हुआ है। उसने हाथ तकिए के नीचे डालकर पिस्तौल पकड़ दिया। उसी वक्त जफरी भी छलांग लगाकर पलंग पर आ गया और समीना को गिरफ्त में लेने की कोशिश करने लगा। समीना ने पूरी कुव्वत से टांगों को झटका दिया। पप्पू दूर जा गिरा। समीना ने अपने आप को एक और झटका दिया। जफरी की गिरफ्त ढीली हुई तो समीना बड़ी तेजी से सीधी होगी और ठीक उसी लम्हे जफरी उसे गिरफ्त में लेने के लिए एक बार फिर उस पर झपट पड़ा। समीना ने पिस्तौल वाला हाथ आगे निकालकर गोली चला दी। गोली जफरी के सीने में लगी। उसके जिस्म को एक जोरदार झटका लगा। वो चंद में पटी पटी नजरों से समीना की तरफ देखता रहा। फिर उसके जिस्म को एक और झटका लगा और वो पीछे गिर गया। पप्पू उस वक्त उठकर समीना की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन समीना की याद में पिस्तौल देख कर रुक गया। उसने गोली लगने के बाद जफरी के जिस्म को झटके लगते हुए देखा था। उसकी आंखें खौफ से फैलती चली गई। उसने गोली लगने से बहुत से लोगों को मरते देखा था, लेकिन किसी के जिस्म को इस तरह झटके नहीं लगे थे। समीना जफरी की तरफ देख रही थी। पप्पू ने अचानक ही छलांग लगा दी। समीना गाफिल नहीं थी। उसने बड़ी फुर्ती से अपनी जगह से हटते हुए ट्राइगर दबा दिया। गोली पप्पू की पेशानी पर लगी। वो अपनी ही जोंक में पलंग की पुष्ट से टकरा गया। पप्पू के मुंह से आवाज तक नहीं निकली थी, लेकिन उसकी खोपड़ी के पर खचे उड़ गए थे। गोली अंदर जाकर फट गई थी, जिसने उसका बेजा उड़ा दिया था। खून के कुछ छींटे समीना के जिस्म पर पड़े थे। समीना के चेहरे पर दरिंदगी के तासरात नुमाया थे, लेकिन फिर उसके चेहरे के तासरात बतदरीज नॉर्मल होते चले गए। उसने अपने जिस्म को देखा जहाँ खून के छींटे पड़े थे। उसे करासी महसूस होने लगी। उसने कुर्सी पर पड़ा हुआ तौलिया उठाकर जिस्म से खून साफ किया और कमरे से बाहर आ गई। उसका ख्याल था कि फायरिंग की आवाज अगर कहीं सुन ली गई हो तो वो किसी बड़ी मुसीबत में फंस जाएगी, लेकिन उसका ख्याल गलत निकला। तो इस पिस्तौल की आवाज हैरत अंगेज तौर पर बहुत कम थी। दूसरी फायरिंग कमरे में हुई थी। खिड़कियां बंद थी। आवाज ज्यादा दूर तक नहीं गई होगी। अभी रात का पिस्सा पैर था और लोग गहरी नींद में सो रहे थे। वो चंद मिनट लाउंज में खड़ी रही। फिर उसने रायदारी वाले दरवाजे का ताला खोल दिया। उसे बाहर से भी हैंडल घुमाकर खोला जा सकता था। फिर फोन का रिसीवर उठाकर रदिया वाली कोठी का नंबर डायल करने लगी। ठीक है, उसे चारक को सूरतियाल से आगाह करने के बाद कहा, मैंने बरामदे का दरवाजा अनलॉक कर दिया है, बाहर का गेट फांद कर अंदर आ जाना, मैं बाथरूम जा रही हूँ। उसने रिसीवर रख दिया। अपने कमरे में आकर उसने कुर्सी में पड़े हुए कपड़े उठाए। उस कमरे से निकलकर दूसरे कमरे के बाथरूम में घुस गई। वो तकरीबन 10 मिनट बाद पैंट और शर्ट पहनकर बाथरूम से निकली। कमरे से निकलने से पहले उसने बाहर झांका। रायदारी का दरवाजा बंद था। उसने पिस्तौल हाथ में ले लिया और बाहर आकर बरामदे में कुर्सी पर बैठती। उसकी नजरें गेट की तरफ लगी हुई थी। 10 मिनट गुजर गए। शारिक अभी तक नहीं आया था। हालांकि सिर्फ 2 मिनट का रास्ता था। फिर दफादन वो चौंक गई। कोई शख्स गेट पर चढ़ रहा था। पहले उसका सर नजर आया, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर उठने लगा और चंद ही सेकंड बाद वो दब की हल्की सी आवाज से अंदर कूद गया। समीना ने उस शख्स को चाल से पहचान दिया। वो शारिक था। समीना पिस्तौल हाथ में लिए तारीकी में बैठी रही। शारिक बरामदे में पहुंच गया और फिर दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए टीटक कर रुक गया। ओह समीना, तुम यहाँ बैठी हो? उसकी तरफ देखते हुए बोला। बैठो, यहीं बैठ जाओ, समीना ने कहा। शारिक उसके करीबी कुर्सी पर बैठ गया। क्या हुआ था, तफसील से बताओ। मैं शबे हुआ अभी तक लिबास पहनकर अपने कमरे में लेटी थी। इत्तेफाक से मैं दरवाजा अंदर से बंद करना भूल गई थी, समीना ने कहा और चल लम्हों की खामोशी के बाद तफसील से सब कुछ बताने लगी। आखिर में वो कह रही थी, ये हमारी खुशकिस्मती है कि मुझे इस हालत में देखकर वो खुलकर सामने आ गए। उन्हें इस बात का अफसोस था कि मैंने सोना कहीं और मुंतकिल कर दिया है। ये कि उन्हें हम हिस्सा नहीं देना चाहते। अगर वो आज ना खुलते तो हमारे खिलाफ अंदर ही अंदर साजिशें करते रहते और किसी भी वक्त हमें धोखे से पुलिस या आजी के हवाले कर देते या सोते में हमें कत्ल करके सारा सोना ले जाते। हो सकता है उन्होंने ऐसा कोई मंसूबा बनाया भी हो, लेकिन उस पर अमल करने का उन्हें मौका ना मिला हो। आज मुझे अकेले पाकर वो दोनों खुल गए। उनका ख्याल था कि वो आसानी से मुझे जेर कर लेंगे, लेकिन वो भूल गए थे कि समीना पर हाथ डालना आसान नहीं। समीना एक से तो जेर हो चुकी है, कोई दूसरा उस पर हाथ नहीं डाल सकता। वो खामोश होकर शारिक की तरफ देखने लगी। उर्गिलाशी कहाँ है? शारिक ने पूछा। अंदर, मेरे कमरे में, समीना कहते हुए उठ गई। वो दोनों अंदर आ गए। समीना ने रायदारी वाला दरवाजा बोल्ट कर दिया। लाउंज में से गुजरते हुए वो समीना के कमरे में आ गए। पप्पू की लाश तो पूरी तरह बेड पर थी।
उसके बेजे और खून के लोथड़े बिस्तर और सामने वाली दीवार पर चिपके हुए थे। बिस्तर की चादर और तकिया खून से तर था। जफरी के पैर बेड की पट्टी पर अटके हुए थे, जबकि उसका बाकी दर्द फर्श पर था। बहुत अच्छा किया तुमने, शारिक बोला। अगर मैं होता तो इन्हें इससे भी ज्यादा भयानक सजा देता। लेकिन अब सवाल यह है कि लाशों को कैसे ठिकाने लगाया जाए। इसका भी तरीका है, शमीना बोली। हम अभी और इसी वक्त ये कोठी छोड़ देते हैं। न जाने शाम से मेरे दिल में बार बार ये क्यों ख्याल आ रहा है कि ये कोठी बहुत जल्द पुलिस की नजरों में आ जाएगी। इत्तेफाक है कि आज मैं भी ये कोठी छोड़ देने के बारे में सोच रहा था, शारिक बोला। लेकिन हम ये कोठी ऐसे ही छोड़कर नहीं जाएंगे। हाजी की पेदेरो और कदीर का रिक्शा यहाँ मौजूद है। गैराज में पेट्रोल के कैन भी रखे हुए हैं। हम पेट्रोल छिड़क कर इस कोठी को आग लगा देते हैं। इस तरह सब कुछ जलकर राख हो जाएगा और किसी को हमारे बारे में कोई सुराग भी नहीं मिल सकेगा। ठीक कहते हो, समीना बोली। शुरू हो जाओ, अब हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। वो दोनों अंदर वाले कमरे से होते हुए गैराज में आ गए। शारिक इधर उधर देखने लगा। गैराज में एक तरफ पेट्रोल से भरे हुए 3 कैन रखे हुए थे। शारिक ने कैन उठाकर खोल दिया और पियरो रिक्शे पर पेट्रोल छिड़कने लगा। कुछ पेट्रोल उसने फर्श और दीवारों पर भी छिड़का था। दूसरा कैन समीना ने उठा लिया। शारिक ने दूसरी आग में तीसरा कैन भी उठा लिया। समीना ने अपने कमरे में आकर पेट्रोल छिड़कना शुरू कर दिया। उसने लाशों पर भी पेट्रोल छिड़क दिया। लाशों पर पेट्रोल छिड़कते हुए उसके दिल में जरा भी ख्याल नहीं आया था। उसने कमरे से बाहर निकलकर बाकी पेट्रोल ड्राइंग रूम के फर्नीचर और लॉन में छिड़क दिया। शारिक भी मुख्तलिफ कमरों में पेट्रोल छिड़कता हुआ फिर रहा था। दोनों कैन खाली हो गए। शारिक ने तीसरा कैन भी खोल लिया। शमीना ने किचन से माचिस उठा ली। शारिक ने कुछ पेट्रोल राहदारी वाले दरवाजे और बरामदे के फर्श और दीवारों पर छिड़का और कैन को उठाकर बाहर वाले गेट की तरफ चलता गया। पेट्रोल की मोटी सी धार फर्श पर बहती गई। गेट के करीब आकर वो रुक गए। शारिक ने छोटा दरवाजा खोलकर बाहर गली में झांका और फिर समीना को इशारा कर दिया। समीना ने माचिस की तीली जलाकर फर्श पर बहते हुए पेट्रोल पर फेंक दी। पेट्रोल ने फौरन ही आग पकड़ दी और शोरनों की तेज लकीर बरामदे की तरफ बढ़ने लगी। समीना गेट से बाहर आ गई। शारिक ने उसका हाथ पकड़ दिया और वो तेजी से एक तरफ चलने लगे। अब रुक कर ये देखने की जरूरत नहीं थी कि आग बरामदे तक पहुंची थी या नहीं। उन दोनों ने बहुत अच्छी तरह पेट्रोल छिड़का था और उन्हें यकीन था कि चंद सेकंड के अंदर अंदर पूरी कोठी आग की लपेट में आ जाएगी। उनका ख्याल दुरुस्त निकला। तीसरी गली में मुड़कर दोनों ने पीछे देखा। आग के शोले बुलंद होना शुरू हो गए थे। वो तेजी चलने लगे और तकरीबन 10 मिनट बाद जब वो अपनी कोठी में पहुंचे तो वो कोठी गालिबन पूरी तरह आग की लपेट में आ चुकी थी, क्योंकि आसमान की तरफ उठते हुए शोले वहां से भी नजर आ रहे थे। उन लोगों का शोर भी सुनाई दे रहा था। शारिक और समीना ने मुस्कुराकर एक दूसरे की तरफ देखा और बरामदे वाले दरवाजे में दाखिल होकर अपने कमरे में आ गए। आग ने पूरी कोठी को अपनी लपेट में ले लिया था। अगर आग इत्तफाकिया तौर पर लगी होती तो शायद उसे फैलने में देर लगती और पूरी कोठी को जलने से बचा लिया जाता। लेकिन आग जानबूझकर और पेट्रोल छिड़क कर लगाई गई थी और पेट्रोल से लगाई जाने वाली आग पर काबू पाना आसान नहीं होता। आनन फानन पूरी कोठी शोलों की लपेट में आ गई। लोग घरों से निकल आए। आसपास की कोठियों के मकीनों को अंदेशा था कि फैलती हुई आग इनकी कोठियों को भी लपेट में ना ले ले। वो लोग अपनी कोठी से अपना कीमती सामान निकाल रहे थे। तकरीबन 15 मिनट बाद पुलिस की एक वैन भी वहां पहुंची। उस पार्टी में 20 दर्जन मुसल्ला पुलिस वाले थे और उनका इंचार्ज एक दराज कामत और बारी बरकम सब इंस्पेक्टर था। पुलिस के सिपाही राइफलें संभाले इधर उधर फैल गए और सब इंस्पेक्टर चीख चीख कर उन्हें अहकामात जारी कर रहा था। तुम में से किसी ने फायर ब्रिगेड को फोन किया है या नहीं? सब इंस्पेक्टर गली में खड़े लोगों की तरफ देखते हुए चीख कर बोला। कर दिया है जनाब, एक आदमी ने जवाब दिया। लेकिन फायर स्टेशन यहाँ से इतनी दूर है कि गाड़ी को यहाँ पहुंचने में 1 घंटा लग जाएगा और उस वक्त तक ये कोठी जलकर राख हो चुकी होगी। लेकिन आप किस लिए आए हैं जनाब? आप भी तो कुछ करें। हम आग बुझाने नहीं आए, सब इंस्पेक्टर ने जवाब दिया। हम तो खतरनाक मुजरिमों को गिरफ्तार करने आए हैं जो हमारी इत्तला के मुताबिक इस कोठी में छुपे हुए हैं। आप लोगों ने किसी को इस कोठी से निकलते हुए तो नहीं देखा? एक मर्द और एक औरत, शारिक और समीना। करीब खड़े हुए एक आदमी ने कहा, हाँ वही। क्या तुमने उन्हें देखा? सब इंस्पेक्टर जल्दी से बोला। नहीं, मैं तो यह भी नहीं जानता कि इस कोठी में कौन रहता था, उस शख्स ने जवाब दिया। फिर तुमने शारिक और समीना का नाम कैसे लिया? सब इंस्पेक्टर ने उसे घूरा। एक मर्द और एक औरत यानी शारिक और समीना। वो शख्स एक एक लफ्ज पर जोर देते हुए बोला। यही दोनों नाम आजकल पुलिस के लिए अवाब बने हुए हैं। पुलिस को इनके अलावा और किसकी तलाश हो सकती है? लेकिन अगर वो इस कोठी में थे भी तो उन्हें बाहर निकलने का मौका नहीं मिल सका होगा। वो जलकर राख हो चुके होंगे। सब इंस्पेक्टर उसे घूर कर रह गया। फायर इंजन वाकई 1 घंटे से पहले नहीं पहुंच सका था, लेकिन आग पर काबू पाना एक इंजन के बस की बात नहीं थी। मजीद गाड़ियां तलब की गई। शहर के दूसरे इलाकों से 2 इंजन और पहुंच गए। सुबह 8 बजे तक आग पर काबू पा लिया गया। उस वक्त तक पुलिस के 2-3 बड़े अफसर भी पहुंच चुके थे। कोठी राख का ढेर बन चुकी थी। मलबे में जगह जगह से धुआं उठ रहा था। आगे पीछे की गलियों में लोगों का हुजूम था और पुलिस वाले उन्हें दूर रखने की कोशिश कर रहे थे। फायर ब्रिगेड के आदमी और चंद पुलिस एहलकार मलबा हटा रहे थे। उसके साथ ही पुलिस अफसर ने लोगों से पूछगछ शुरू कर दी थी